कि आप लोग इतना समय होने के बावजूद यहाँ पर आए, हमारी बात सुनने के लिए रुके। मंच पर मंचासीन हमारे सभी साथियों का आभार। सर्वप्रथम मैं विनती करूँगा जो मेरे भाई और बहनें खड़े हुए हैं वो आएँ और सामने की तरफ बैठें और केवल बस 5 मिनट शांतिपूर्वक सुने। अगर आप लोगों ने इतना समय दिया है तो 5 मिनट ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न के नाम से जाने जाने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को अपना नेता मानते हुए, माननीय विनय रतन सिंह साहब को अपना आदर्श मानते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। साथियों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने लगभग अपनी बातों में सभी कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग झंडे लेकर के चलते हैं या जो कार्यक्रम लगाते हैं। लगभग हर गली मोहल्ले में आपको कोई संगठन मिल जाएगा। हमारे भारतवर्ष में लाखों संगठन हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर चल रहे हैं, भीम के नाम से चल रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने जानने की ज़रूरत की कि जो हमारा समाज बिखरा हुआ है उसको एक साथ होने की ज़रूरत है। जितने भी संगठन हैं साथियों, वो सब हाथ की 5 उंगलियों की तरह अलग अलग हैं। उसी तरह से जो हमारा समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। पुरानी व्यवस्था के हिसाब से 4 वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण में ब्राह्मणी लोग आते हैं। क्षत्रिय में ठाकुर, राजपूत ये लोग आते हैं। वैश्य में बनिए और ब्राह्मण आते हैं। अब बचे शूद्र। शूद्र में कौन लोग आते हैं? बाकी जितने भी 3 जातियों में नहीं है, 3 वर्णों में नहीं है, वो सब शूद्र में आते हैं। फिर चाहे वो ओबीसी हो, यादव हो, गुर्जर हो या अन्य कोई भी जातियां हों। और ये सब इसलिए किया गया ताकि जो ये 3% ब्राह्मण जाति के लोग हैं या टोटल जो 1585 मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया था, बहुजन समाज जिसमें लगभग 6743 जातियां थी और अभी और भी उसमें जुड़ गई हैं, वो सब मिला करके SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इन सबको मिलाकर के जो समाज बनता है उसको अल्पसंख्यक समाज की संज्ञा दी गई है। साथियों, वो लगभग अगर 100 लोग इकट्ठा करें तो उनमें से 85 हम लोग हैं और 15 लोग कौन हैं? बनिए, ब्राह्मण, ठाकुर। उसमें भी 15 में 3% के लगभग हैं ब्राह्मण। और आज पूरे देश की हर व्यवस्था पर कौन काबिज हैं? आप किसी भी थाने, चौकी, कचहरी या किसी भी आप प्रशासनिक व्यवस्था में चले जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिश्रा, तिवारी या दुबे या कोई भी और जाति में ब्राह्मण बैठे मिलेंगे। हमारा समाज क्यों पीछे रह गया साथियों? क्योंकि बाबा साहब ने जो ये इतने नाम चल रहे हैं भीम के नाम पर, उन्होंने जो संदेश दिया था, इतने संगठन होने के बावजूद भी किसी ने उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया। बाबा साहब ने केवल एक मंत्र दिया था: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज के टाइम पर बिल्कुल उल्टा है। मैं लगभग अपनी हर सभा में इस बात का जिक्र करता हूं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं भी कुछ होता है हमारे समाज के ऊपर शोषण अत्याचार सबसे ज़्यादा हमारे समाज के ऊपर होता है, SC, ST, OBC की माइनॉरिटी के ऊपर। उसमें क्या होता है, सबसे पहले कहीं लड़ाई हुई या किसी का शोषण हुआ तो हम लड़ पड़ते हैं। किसी का सर फूट गया या फोड़ दिया, मार दिया या मर गए।
उसके बाद क्या होता है, फिर इकट्ठे होते हैं, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ यार, वहाँ लड़ाई हो गई, उन्होंने उसको पीट दिया, उसके घर जला दिए, आप भी आओ। फिर होते हैं संगठित। फिर याद आती है संगठित तो हो गए, अब जहाँ किसी को मार दिया, लगनी थी वहाँ पर 307, या किसी पर जानलेवा हमला हुआ, लगनी थी 302, वहाँ पर जो इंचार्ज है, आईओ हैं, उन्होंने धारा लगा दी 151, आपसे झगड़ा किया, ख़त्म बात, चलो जी ये भी आए वो भी आए, झगड़ा हो गया और उनसे पैसे हट लिया, कुछ भी। तो फिर वहाँ कमी महसूस होती है शिक्षा की। फिर वहाँ आते हैं वकील साहब या कोई भी, उन लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन अगर आप लोग शिक्षित हैं तो सबसे पहले आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आपको पता चलेगा। आप जाइए, जो ये आपके पार्षद हैं, आप केवल उनसे हिसाब ही मांग लीजिए कि मेरी सड़क या मेरे गली मोहल्ले के। आप लोग वोट देते हैं ना, पार्षद को वोट दिया था किसी को, हालांकि अभी चुनाव नहीं है, मैं यहाँ वोट की बात नहीं करूँगा, जी सुनिए। तो सबसे पहले आप लोग ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, क्यों नहीं बनी हैं, कितना फंड आया, आपने कितना लगाया। अगर यही चीज़ें आप पूछना शुरू कर देंगे ना साथियों, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपके नाम पर इतनी योजनाएं आती हैं, आप लोग जाइए जिला उद्योग केंद्र। मैं भीम आर्मी जिला यूनिट से विनती करूंगा कि अपने पदाधिकारियों की एक ऐसी टीम बनाएं कि जो जिला उद्योग केंद्र या अन्य जो भी विकास भवन हैं वहाँ पर जाएं और जो भी समाज हित में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह की हो, हमारे समाज के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लोन की योजनाएं आती हैं, सिलाई मशीनों की योजनाएं आती हैं, ब्यूटी पार्लर्स की योजनाएं आती हैं, या छोटे छोटे लघु उद्योग और कारखाने लगाने की या छोटा मोटा लोन लेने की योजनाएं आती हैं। तो जिसका हमारे समाज को ना जानकारी हो पाती है, ना उनका फ़ायदा मिल पाता है। साथियों, मैं अभी एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा। आप सब लोगों ने सुना होगा हिटलर का नाम, जर्मनी के बहुत बड़े तानाशाह हुए हैं। उन्होंने एक बार वो अपनी सभा में गए, तो जैसे ही सभा में जाने लगे, उनके हाथ में एक मुर्गा था। उन्होंने क्या किया, उस मुर्गे को लिया और उसका एक एक पंख ऐसे नोचते चले गए और अपने सिंहासन की तरफ, अपने आसन की तरफ बढ़ते चले गए। वो मुर्गा चिल्लाता रहा, बिलबिलाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उस तानाशाह हिटलर को कोई दया नहीं आई। वो उसका एक एक पंख ऐसे नोचते रहे, फेंकते रहे और अपने सिंहासन की तरफ बढ़ते रहे। जब अपनी कुर्सी के पास पहुंच गए, उससे 4 कदम पहले उन्होंने अपने कोट की या पैंट की जेब में हाथ दिया, उसमें से कुछ दाने निकाले और उस मुर्गे को नीचे रख दिया और दाने ऐसे बिखेरते हुए अपनी कुर्सी के पास आकर के अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो मुर्गा वो दाने चुगता हुआ आया और तानाशाह के, हिटलर के पैरों में आकर के लौट गया। उसको लगा यही मसीहा है, इसी ने मेरी जान बचाई है, यही मेरा भगवान है। वही चीज़ आज हमारे समाज के साथ दोहराई जा रही है। साथियों, हमारे शिक्षा के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, हमारा एक एक पंख नोचा जा रहा है। कभी हमारे शिक्षा के अधिकार खत्म करके, आप में से कितने जहाँ साथी बैठे हुए हैं, कितने साथियों के बच्चे डीपीएस में, जीडी गोयनका में या किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में? साथियों, हाथ खड़ा कीजिए प्लीज़। केवल 3 लोगों के। प्राइवेट में तो पढ़ रहे हैं, सरकारी में तो केवल 3 लोगों के बच्चे, वो भी जो मैंने नाम लिए, शायद उनमें से किसी भी स्कूल में नहीं होंगे, डीपीएस में नहीं होंगे, जीडी गोयनका में नहीं होंगे या किसी और अच्छे स्कूल में नहीं होंगे। साथियों, क्योंकि फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि जितनी हमारे समाज के एक मिडिल परिवार की पूरे महीने की तनख्वाह होती है, उससे भी ज़्यादा एक बच्चे की 1 महीने की फ़ीस होती है। और उसके बाद भी स्कूल में जाओ तो ड्रेस भी स्कूल से लेनी है, जूते भी स्कूल से लेने हैं, किताबें भी स्कूल से लेनी है। वो जो बाहर आपको 10 रुपये की मिलेगी, वहाँ आपको 50 रुपये की मिलेगी। तो ये हमारे एक एक पंख नोचे जा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की सुविधाओं पर चोट की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में वो सुविधाएं नहीं हैं। आपको मजबूरन अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो सभी लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं, जहाँ पर किसी का घर बिक जाता है, लाखों लाखों रुपए के खर्चे आते हैं। तो ये हमारा एक एक पंख, हमारी सुविधाओं को ख़त्म करके, हमारे अधिकारों को ख़त्म करके, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक एक पंख नोचा जा रहा है।
बदले में हमें जो जेब में से वो दाने डाले थे ना, वो हमें क्या दिया जा रहा है? 5 किलो अनाज। चावल लो, 5 किलो अनाज लो और खुश हो जाओ। फिर आप सरकार के गुण गाओ, आपको लगता है यार फ्री में अनाज दे रही है, बहुत बढ़िया सरकार है। वही सरकार आपको मसीहा लगती है। किसी ने ये कहा है कि अगर आप जनता को इतना त्रस्त कर दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे, फिर ना वो नाली की बात करेगी, ना वो सड़क की बात करेगी, ना अपनी शिक्षा की बात करेगी, ना स्वास्थ्य की बात करेगी, ना रोजगार की बात करेगी, वो बात करेगी तो केवल अपने जिंदा रहने की। आज हम सब लोगों के बीच में अभी 1-2 साल पहले तक ये भय बना हुआ था, हर परिवार के बीच, मेरे अंदर भी ये भय था कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर मेरा घर बिक जाए, ज़मीन बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा परिवार बच जाए। एक कोरोना नाम की भयंकर महामारी आई थी जिसमें हर परिवार के अंदर ये डर बैठ गया था कि कुछ भी हो जाए, बस मैं मेरे परिवार को किसी भी कीमत पर बचा लूँ। तो मतलब क्या हुआ साथियों कि जिंदा रहना ही विकास समझो। जिंदा बच गए तो समझो हमने सब कुछ पा लिया। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है। हमारे समाज के ऊपर सदियों से शोषण होता हुआ आया है, अत्याचार होता हुआ आया है, और अगर हम लोग यही चीज़ करते रहे, अपने अधिकारों की बात ना करके, अपनी शिक्षा की बात ना करके, जैसा हमारे बीच में अभी अजय भाई बैठे हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हुई थी, शिक्षा के तौर पर उन्होंने भारतवर्ष से वो अकेले नासा के विजेता के तौर पर प्रथम चरण में चुने गए हैं। ये हम सब के लिए भी बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है, और बड़े शर्म की बात है कि हमारे जिले के उन पदाधिकारियों ने, उन अधिकारियों ने इस होनहार बच्चे के बारे में किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। हालांकि यह घटना मेरे संज्ञान में या भीम आर्मी के संज्ञान में बहुत लेट आई है। शायद अगर पहले से पता होता तो इनके लिए लगभग सभी व्यवस्थाओं का इंतजाम हो सकता था और कराया जा सकता था। लेकिन मैं यहाँ आप सभी साथियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों साथियों को यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी भी भाई बहन को, किसी भी समाज के साथी को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, वह एक बार भीम आर्मी के साथियों से जरूर संपर्क करें। उनकी हर तरह की मदद की जाएगी, ये मेरा वादा है साथियों। और यहाँ ये भी बता दूं, कोई साथी इस भ्रम में न रहे, या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कोई इस भ्रम में न रहे कि किसी भी तरीके से अब इस समाज को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। क्योंकि अब बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब और विनय रतन सिंह साहब के नेतृत्व में भीम आर्मी इतनी मजबूत हो चुकी है, भारत के लगभग हर राज्य में भीम आर्मी मौजूद है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में किसी साथी के, किसी घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र को कहीं मदद की आवश्यकता है तो वो संपर्क करे जिले की टीम से या मंडल की टीम से। मेरा नंबर भी आप सभी के साथ में होगा, वहाँ पर उसको मदद दी जाएगी, क्योंकि भीम आर्मी का डंडा और झंडा मजबूत है। अगर कोई ये आँख में आँख डाल करके बात करने की कोशिश करेगा, जो आज तक मनुवादी लोग करते आए थे कि यहाँ किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, तो गलतफहमी निकाल दे अब दिमाग से। भीम आर्मी अपने हर समाज के साथी के साथ खड़ी है, और बदले में केवल क्या चाहती है? आप लोगों का साथ होगा। आप लोग अगर साथ हैं तो हमें भी भरोसा मिलता है। मैं यहाँ कोई चुनाव की बात करने नहीं आया हूँ, मैं वोट की बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने समाज के लोगों से मिलने आया हूँ, उनके दुख दर्द में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ कि वो कोई भी साथी अपने आप को अकेला ना समझे। वो कोई भी माता बहन बुजुर्ग मेरे भाई कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे, भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है। बोलने के लिए तो साथियों बहुत समय है, मैं बोलता रहूँगा, लेकिन आप सब लोगों ने इतनी देर से सभी साथियों को सुना धैर्य के साथ, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और एक छोटी सी घटना का जिक्र भी करूँगा। समाज के लिए मेरे सभी साथी, भीम आर्मी के सभी लोग हर पल लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें समाज का भी हमें उतना ही सहयोग मिलता है। समाज के साथ लड़ते हुए, समाज के लिए लड़ते हुए, आज से ठीक 2 साल पहले, तब मैं जिला गाजियाबाद का भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष था और मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। लोनी में मेरे कुछ साथियों को पता चला कि लोनी में हमारे समाज के किसी साथी की, किसी भाई की हत्या कर दी गई है, और मनुवादी लोग ना शव को जलाने दे रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती दाह संस्कार करने के लिए गए हैं। तो मेरे सभी साथी, जिनमें हमारे राहुल छजलाने जी हैं जो उस वक्त महानगर अध्यक्ष थे, हमारे अंकित जी हैं, और 7 अन्य साथी थे जिनमें जोनी भाई थे जो जटवाड़े से थे, कपिल बेदी जी थे जो उदलनगर से थे, आसिफ थे लोनी से, और 3 साथी हमारे पप्पू कॉलोनी से थे जिनमें पवन जी थे, सुनील कुड़िया जी थे,
और एक साथी और थे अमित कांगड़ा जी। तो कुल मिलाकर के हम 10 लोग उन सभी साथियों में से लड़ते हुए हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए और हमें जेल भेजा गया। तो आज के दिन ही हम लोग अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल भी गए। और अगर आगे भी जाना पड़ा तो मुझे पूरा गर्व है, पूरा फ़ख्र है और पूरी उम्मीद है कि मेरी जो टीम बैठी है ये अपने समाज से लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, आगे भी जेल जाने के लिए, डंडे खाने के लिए, मुकदमे झेलने के लिए तैयार है। तो मैं आज के दिन अपने उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार भी जताना चाहूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी, नहीं तो अगर किसी का एक खाली थाने चौकी तक नाम चला जाता है ना साथियों, तो वो अगली बार उस रास्ते को नहीं जाता है जिस वजह से हुआ है, उस काम को नहीं करता। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं कोई गलत काम करके जेल नहीं गया, मेरे साथी कोई गलत काम करके जेल नहीं गए, किसी की बहन बेटी को छेड़कर जेल नहीं गए, कोई चोरी चकारी डकैती करके जेल नहीं गए। हम जेल गए हैं तो अपने समाज के लिए, अपने भाइयों की, अपने बहनों की आवाज़ उठाने के लिए। तो साथियों, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आज भीम आर्मी ने वो रुतबा पाया है, वो रुतबा कमाया है कि अगर कहीं कोई एट्रोसिटी होती है, कहीं कोई अत्याचार होता है, तो आज के दिन पुलिस को फ़ोन करने से पहले लोग भीम आर्मी को फ़ोन करते हैं। साथियों, उनको भरोसा है कि अगर पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, तो भीम आर्मी हमारी मदद जरूर करेगी। कहीं हमारे साथियों को मूछें रखने के ऊपर मारा जाता है, कहीं बुलेट खरीदने पर, बुलेट पर चलने पर मारा जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, कहीं बारात निकालने पर मार दिया जाता है, कहीं मटकी से पानी पीने पर मार दिया जाता है। क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं हैं? लेकिन उन लोगों की नज़रों में हम तब हिंदू होते हैं, वो तब हमें हिंदू मानते हैं जब या तो चुनाव हो या कहीं हमें हिंदू मुस्लिम से लड़ाना हो, तब उन्हें याद आती है कि आप लोग हिंदू हो, एक हो जाओ। एक ही होना था तो 4 वर्णों में बांटा ही क्यों? एक ही करना था तो 4 जगह बांटा क्यों? अलग अलग जातियों में बांटा ही क्यों? क्या वो बहन जिसका जिक्र अभी कुछ समय पहले मनीषा बहन के बारे में जिक्र किया गया था, 30 तारीख थी और 2:30 बजे उसका शव फूंका गया था, क्या वो बहन हिंदू नहीं थी? लेकिन साथियों, ये सब केवल वोट की राजनीति करने की बात करते हैं, हम लोगों को बांटने की बात करते हैं। उनको मालूम है कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए, अपने अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि जैसा मेरे अभी साथियों ने कुछ समय पहले बताया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, फिर ये हमारे घरों में साफ़ सफाई नहीं करेंगे, फिर ये हमारे जूते चप्पल ठीक नहीं करेंगे, फिर ये हमारी नालियाँ और हमारे घरों का मलमूत्र साफ नहीं करेंगे, फिर ये हमारे बराबर आकर के कुर्सियों पर बैठेंगे। और वो उन लोगों को गवारा नहीं है साथियों। इसीलिए वो ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं कि हम लोग वही गुलाम बने रहें और वो लोग उसी तरीके से अघोषित राजा की तरह से हमारे ऊपर गुलामी और शासन करते रहें। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मंच से, इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ उनको कि अब समय बदल रहा है। हमारे समाज अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक शिक्षा का और विज्ञान का डंका है, भारत के नवयुवकों का डंका बज रहा है साथियों, शिक्षा के तौर पर। मैं विनती करूंगा अपने समाज के सभी साथियों से कि भले ही वो घी की बजाय सूखी रोटी खाएं, 2 समय सब्जी बनाने की बजाय 1 समय सब्जी के साथ खाएं, सब्जी नहीं मिलती तो रोटी नमक के साथ खाएं या चटनी के साथ खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी जरूर दिलाएं। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आप लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं ये नहीं जानते। आप अपने समाज में एक भी सितारा होता है। भीमराव अंबेडकर साहब अकेले थे, मान्यवर काशीराम साहब अकेले निकले थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज में बदलाव किया। और आज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ पैंट शर्ट पहन करके, या मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो पैंट शर्ट साड़ियाँ और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कुर्सियों पर मेरे सामने बैठे हैं, तो ये किसी देवी देवता या किसी वेद ग्रंथ की देन नहीं है साथियों, यह केवल बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। संविधान का सहारा लेकर पढ़ लिख कर आप
पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक कि आज राष्ट्रपति भी बहुजन समाज का है साथियों। अदरवाइज केवल वेद ग्रंथ के सहारे अगर आप जाएंगे तो वेदों में तो हमारे समाज को या महिलाओं को किसी भी वर्ग की पढ़ने लिखने तक के अधिकार नहीं थे। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने एक समाज का हित किया है, उन्हीं के लिए काम किया है, वो पढ़े हिंदू कोड बिल। अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो मेरी किसी माताओं बहनों को पढ़ने के अधिकार नहीं थे। मुझे कोई एक साथी बता दे कि सरस्वती देवी ने कितने स्कूल खुलवाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी चलाई हैं, या कहाँ से पैदा हुई थी, उन्होंने कितनी शिक्षा उनके पास थी, कितनी डिग्रियां उनके पास थी, कोई नहीं बता पाएगा। तो साथियों, आप लोग अपने हक अधिकारों को जानो, शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षित होकर के अपने समाज का साथ दो, अपने समाज के साथियों को आगे लाने का काम करो। और भीम आर्मी के साथ अगर आपको अच्छा लगे, चूँकि भीम आर्मी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो आज अगर आप लोगों को ज़रूरत है, हम आए हैं, लेकिन अगर कहीं किसी और साथी को ज़रूरत है तो क्या आप लोग जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे। तो साथी, जब आप लोग जुड़ेंगे, एक और एक मिला करके 11 होते हैं और उसके साथ एक और जुड़ जाए तो 111 होते हैं। इसी तरीके से हमें अपने समाज को मजबूत करना है ताकि कोई हमारे समाज के ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर आँख उठाने की हिम्मत ना करे, हमारे समाज के ऊपर कोई अत्याचार करने की हिम्मत ना करे। तो मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि दरिया में सैलाब उठाने निकला हूँ, आंधियों में चिराग जलाने निकला हूँ, छोटे से जुगनुओं से, ये जो मेरे जुगनू बैठे हैं छोटे छोटे, इन जुगनुओं से मैं अंधेरों को हराने निकला हूँ, और जो सदियों से अत्याचार शोषण करते हैं मेरे समाज पर, उन हरामियों को उनके औकात बताने निकला हूँ साथियों। जय भीम।